हेलो बच्चों, मैं स्मिता पिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और यहाँ पर हम बात कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो चैप्टर हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें शायद वहाँ पर समझ में ना आए हो आपको, या आपको याद ना हो, तो दोबारा से चैप्टर एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग पीरियोडिक टेबल दी एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, जहाँ पर दिमित्री मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी सुटेबल थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में जो है इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, जिसको सही किया हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में और दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम अभी तक भी पढ़ते हैं। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में बात करी कि क्या क्या फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। फिर हमने बात की जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, इनकी क्या कहानी है ना। ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं क्या ये शो करते हैं, ठीक है, क्यों ये अलग अलग ग्रुप बने गए हैं, या एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसा एक ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ही क्यों है, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की वजह से, सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से। फिर हमने देख लिया कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, उसमें कितने एलिमेंट है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो, तो बाकी हमने ये भी देख लिया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में क्या क्या सिमिलैरिटीज तो नहीं कहेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर डिस्कस किया था हमने कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उनमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना। तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे, उनको सही किया। ठीक है, जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई गई। ठीक है, कैसे बताते, क्योंकि देखो जो ये आइसोटोप्स हैं इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो अलग अलग एलिमेंट बन गया ना उसके अकॉर्डिंग, तो वो उसके अकॉर्डिंग, और ये जो एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग तो दो अलग अलग हो गए, वो फ्लोरीन 35 और फ्लोरीन 37। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है ये एटॉमिक नंबर का, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया है। और जो आइसोटोप होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, मास डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें सेम ही जगह पर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी उसमें काफी कंफ्यूजन ये हो जाता था कि कहीं पर 0.5 से 0.2 से ऐसे डिफरेंसेस थे एटॉमिक मासेस में, जिससे उन्हें पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती थी। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तो ऐसे कोई डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर है होल नंबर। तो सीधा सिंपल 1 2 3 4 इस तरीके से हमें प्लेस करना है। ऐसा तो है नहीं ना किसी का एटॉमिक नंबर है 1.5 और उसको हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में अब हमें प्लेस करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का है 2, तो उसके बीच में 1.5 वाले को प्लेस करना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है और एटॉमिक नंबर है होल नंबर। ठीक, चलो, फिर ये देख लिया था, ये देख लिया था। फिर हम बात कर रहे थे कि जो अलग अलग ब्लॉक है, चार ही तो ब्लॉक है एस, पी, डी और एफ, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आप कहना चाहें। जिसमें हमने एस ब्लॉक के बारे में बात कर ली थी, एस ब्लॉक को डिस्कस कर लिया था, पी ब्लॉक को डिस्कस कर लिया था। बात करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक पहले पढ़ लेते हैं। इन दिस ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी में। ठीक है, द डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। और ये जो डी ब्लॉक है ये कहाँ पर रह रहे हैं, एस और पी के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक से कितनी चीजें, कितने ग्रुप इससे बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वैसे हम देखें तो सी से लेकर के पूरे 12 तक। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है 9 1 n-1 d 1 to 10 ns2 ns 1 to 2 लिख सकते हैं आप।
ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी आपको याद कर लेनी है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल से ही हम क्या कर लेते हैं, सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एलिमेंट 27, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 27, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आप निकाल लेंगे आसानी से। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन मेटल, इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। वैलेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरीज, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी ये शो करते हैं। जब हम डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि वहां पर भी हमने देखा कि अलग अलग वैलेंसी इनकी होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये वेरियस शो करते हैं। एलिमेंट एज दे शो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि एस और पी के बीच में एस है हाईली रिएक्टिव, पी है लेस रिएक्टिव। ठीक है, एस है मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पी है नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड, उनके बीच में ये आ रहे हैं तो ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैनी ऑफ देयर कंपाउंड आर कलर्ड, तो ज्यादातर इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनके कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता फिर भी वो कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, तो दो रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, किस वजह से, डी ट्रांजिशन, यानी कि एलिमेंट डी और डी के बीच में ट्रांजिट करते हैं, इसीलिए डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं। दे रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्टिंग एज लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करके ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ देम एंड देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, कि ज्यादातर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, और इनमें से ज्यादातर एज अ कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस कह लें या ऐसे एलिमेंट्स कह लें जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड अप भी दो तरीके से करते हैं। देखो ये जो कैटलिस्ट है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट को सिंपली हम कैटलिस्ट ही कहते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम कहते हैं इनहिबिटर। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट नेगेटिव काम ही करेंगे, इनहिबिटर क्या करते हैं, उसको कम कर लेंगे रिएक्शन के रेट को। तो फिलहाल हम सिर्फ कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात कर रहे होंगे। अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलो, तो ज्यादातर इनमें से एज अ गुड कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें कई रिएक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी अलग अलग मेटल जैसे निकेल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ये एज अ कैटलिस्ट इनको यूज किया जाता है। या हेबर्स प्रोसेस की बात करें, वहां पर भी क्या है, कैटलिस्ट को यूज किया जाता है हेबर्स प्रोसेस अमोनिया का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, N2+H2 से हम क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, हेबर्स प्रोसेस। तो बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पर, इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, ये सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए, इन्हें आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इन दिस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर कर रहा है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट हम कह रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट लाई आउटसाइड बिलो द मेन बॉडी, आउटसाइड बिलो मेन बॉडी ऑफ टेबल। तो ये क्या करते हैं, आउटसाइड रहते हैं, यानी कि बाहर रहते हैं मेन बॉडी। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ आर बिलोंग टू दिस ब्लॉक लेंथेनॉइड एंड एक्टर। तो जो एलिमेंट इस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो है लेंथेनॉइड और एक्टर। अभी तक बेसिक चीजें जो हमको पता ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पहले डिस्कस कर ली थी, वो है N-2 F1 से 14 इलेक्ट्रॉन, N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट ट्रांजिशंस इनटू N-2 F block, which is the anti-penultimate energy level and lies in the F orbital. Hence these are called inner transition, इसीलिए inner transition element इनको बोलेंगे हम। यहाँ पर दो सीरीज है, 4F 5F, प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं डी ब्लॉक से।
देखा जाए तो ये डी ब्लॉक के ही तो एलिमेंट है। देखो ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन है तो ये डी ब्लॉक के अंदर ही, इसीलिए डी ब्लॉक है ट्रांजिशन और ये होते हैं इनर ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा तो इनकी जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो डी ब्लॉक से सिमिलर भी है। मोस्ट लेंथेनॉइड आर वाइडली यूज इन लेजर, तो लेंथेनॉइड का ज्यादातर यूज लेजर में किया जाता है और एक्टिनॉइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं 3, 4, 5, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, +3, +4, +5 और +6। दीज मेटल टार्निश इन एयर, ये एयर में टार्निश हो जाते हैं। ठीक है, दे हैव नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और इनके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के पास। बाकी जो हम डीएनए ब्लॉक चैप्टर पढ़ ही रहे हैं उसमें एफ ब्लॉक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं अबाउट प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा इंपॉर्टेंट है ये बहुत बात। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो किस इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी लोअर हो। द ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी लेवल आर फिल्ड अप फर्स्ट, यानी कि जिनकी एनर्जी लो होगी उनको पहले फिल किया जाएगा। ओनली आफ्टर देम द ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी आर फिल्ड, उनके बाद ही जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट है उनको फिल किया जाएगा ऑर्बिटल में। बाय फॉलोइंग दिस रूल वी कैन प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटम्स एंड आयंस। तो इस रूल को फॉलो करके हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कई चीजें अब आपको देखनी है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कौन सा शेल पहले कौन सा ऑर्बिटल पहले भरना है, इसकी एनर्जी लोअर है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए होती है ट्रिक। ठीक है, ट्रिक की मदद से हम आसानी से पता लगा सकते हैं एनर्जी कितनी कम है। चलो तो देखो इस तरीके से हमें सारे लिख लेने हैं एलिमेंट। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आया ये हो गया हमारा 1s, सबसे पहले आया 1s, फिर आया 2s, 2s के बाद देखो कौन आ रहा है, पहले 2p फिर 3s, फिर 3p फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p और 8s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। ठीक, तो ये मेथड है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आसानी से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो और सही ऑर्बिट में। ऐसा नहीं कि आपने गलत, ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 3d में, फिर 4s में, 4p में, 4d में, फिर 4f में, फिर 5s, फिर 5p, फिर 5d, फिर 5f। कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं आता। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में भी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको सही से लिखना नहीं, उनके लिए ये मेथड है, ये इजी मेथड है। ठीक है, पहले 1s में भरना है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, इस तरीके से ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर करनी है। अब ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो अब आप हर बार तो ये ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। आपको कह दिया जाए कि कोई एलिमेंट आपको दे दिया गया है और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप पहले इसको ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर देखोगे 1s 2s कौन सा फिल करना है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इतना टाइम तो होगा नहीं आपके पास, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा एग्जाम में कि ये ड्रॉ भी करेंगे आप। अब हो सकता है ड्रॉ करते करते कई बार गलत ड्रॉ हो जाता है, फिर आप देखोगे नहीं यहाँ पर ये गलत है, फिर आप सही से ड्रॉ करोगे इसको, तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये तो ट्रिक है ही, इससे भी छोटी एक और ट्रिक जिससे हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली बहुत आसानी से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चाहे फिर हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़े से बड़ा एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, आसानी से हम लिख। अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आपको कुछ याद करना है। वो क्या है, सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर अगेन फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। तो आप अब ध्यान से देखो,
अब ये ऐसे ही, तो ये 1, दूसरा S, तीसरा S, चौथा S, ये आ गया 5वां S, ये छठा, ये 7वां, और ये आ गया 8वां S। ठीक है, साफ साफ लिख लेते हैं इसको। बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक, सो जा, सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। और इतने में ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएंगे। अब देखो, ये है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s और 6s और 7s और 8s भी आ गया। चलो, पी की बात करते हैं तो पी सेकंड से शुरू होता है, फर्स्ट में तो पी नहीं होता। ठीक है, सेकंड से शुरू होता है। तो 2p, ये आ गया 2p, ये आ गया 3p, ये आ गया 4p, ये आ गया 5p, ठीक है, ये आ गया 6p, ये आ गया 7p। इस तरीके से आ गया p। अब d भर लेते हैं, d फिल कर लेते हैं, d की बात करते हैं। तो d 3 से शुरू होता है, 3d, ये हो गया 4d, ये आ गया 5d, ये आ गया 6d। ठीक है, 6d तक हो जाएगा सारा कंप्लीट। f फिल कर लेते हैं, f की बात करते हैं। तो f बच्चों शुरू होता है 4 से, तो ये आ गया 4f, 5f, ठीक है, 4f और 5f में आ गया, बाकी आपका इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो अब मैच कर लेंगे इससे, इसको मैच कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आ रहा था 1s, तो ये आया 1s, फिर आ रहा था 2s, तो ये आया 2s, फिर आ रहा था 2p और 3s, तो आ गया 2p 3s, फिर आ रहा था 3p और 4s, तो आ गया 3p 4s, फिर आ रहा था 3d 4p 5s, तो 3d 4p 5s, फिर आ रहा था 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर आता 4f 5d 6p 7f, सेम है 4f 5p 6d, सॉरी 4f 5d 6p 7s, तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। फिर आता 5f 6d 7p 8s, तो 5f 6d 7p और 8s। तो ऐसा बनाना तो नहीं पड़ेगा, सिंपली आपको क्या लिखना है, जैसे आप क्या कर सकते हो, यहीं पे ही क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। जैसे s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आप यहीं से ये लगा सकते हो कि हाँ, इतने एटॉमिक नंबर दिया गया है, इतने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, कहाँ तक इतने। 8s तक अगर आप बनाते हो पूरा, तो हर बार बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि 8s तक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैक्सिमम आपको 5d तक ही जरूरत पड़ेगी, या 6d तक जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम, से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज्यादा एटॉमिक नंबर से आपको पूछा नहीं जाएगा। सिंपल है। क्या ये मेथड आपको इजी लगा? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? अब ट्रिक याद करने के लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब आप ऐसे ही याद कर लोगे, एस एस पी एस पी एस, ऐसे याद कर सकते हो कि 2 बार एस, 2 बार पी एस, 2 बार डीपीएस, 2 बार एफ पी एस, एफ डीपीएस, या तो ऐसे याद कर लो, या तो याद कर लो सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा। ठीक है, 2 बार एस, 2 बार पी एस, फिर डीपीएस, यानी कि दोबारा पढ़ के सो जाए, डीपीएस एक बार और डीपीएस। ठीक है, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, यानी कि एफ डीपीएस, है ना, क्या आ गया, एफ डी पी एस, और एक बार और आ गया एफ डी पी एस। तो ऐसे याद कर लो, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस एफ डीपीएस। ठीक, या तो ऐसे याद कर लो, या तो मेमोनिक्स बना के याद कर लो, या 2 बार एस, 2 बार पी एस, इस तरीके से याद कर लो, काफी इजी है। अब क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की अभी तक की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपने बहुत इजीली सीख लिया, बहुत इजीली आपको समझ में आ गई है। तो अब कुछ नंबर दे दिया जाए, जैसे एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 97, एटॉमिक नंबर 32, एटॉमिक नंबर 84, एटॉमिक नंबर 57। आपको क्या करना है, इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बहुत इजीली आप लिख लोगे, ये बना लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन फिल कर लेने इजीली हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इतना।
चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने कर लिए होंगे ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। The above principle is used to determine the electronic configuration of an atom और ion। तो किसी के काम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के, ठीक है। तो चलो, तो हमने देखा फिर एनर्जी लेवल की बात की तो पहले आया 1s, फिर आया 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, 1s, 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, और फिर आएगा ऊपर 5s। तो ये है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल आपको दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं कि पहले 1s भरा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3d, नहीं, ऐसे फिल नहीं करना है। एनर्जी के ऑर्डर में फिल करना है। आपको क्या करना है, ये ड्रॉ कर लेना है अपनी कॉपी पे। ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी आपको ये भी ड्रॉ कर लेना, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्लोरीन की हम बात करें, यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा हमने, देखो, 2 बार s, 2 बार ps, ठीक है। पहले इतने में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। 17 इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो रहे होंगे तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो देखो 1s है, ये 2s है, ये 3s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 2s में कितने आते हैं, 2। फिर 2p में कितने आते हैं, 6। 6, 7, 8, 9, 10, अभी तक तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए यहाँ पे, ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए। यहाँ पर आ जाएगा 3p5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, फ्लोरीन की जगह अगर आपको बोल दिया जाए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, किसका लिखना है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कैसे लिखेंगे, अगर फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 9। कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले आता है 2 बार s, सो जा सो जा, फिर आता है पढ़ के सो जा, फिर 2p में शायद यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। s में आते हैं 2, s में आते हैं 2, फिर 2p में कितने आते हैं, p में आते हैं 6। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम रख दें तो 6, 2, 8 और 2, 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5, 2, 7 और 2, 9। क्लियर है। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए कि ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन है दोनों एक ही फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली है इनकी, दोनों हैलोजन फैमिली के हैं। दोनों हैलोजन फैमिली के हैं। अगर आप दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है, आउटर शेल में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या किया जा रहा है, इन्हें फिल किया जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 p में, सॉरी 2 2s में, 6 2p में, 3 किस में आ जाएंगे, 2 किस में आ जाएंगे हमारे 3s में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, ठीक है। नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बिकम, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है। फर्स्ट 20 की तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद की भी आप लिख सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। लेकिन लेकिन क्या होगा, 20 तक तो सबके सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना ही था वही है। लेकिन जब हम 21 से आगे बढ़ते हैं तो कई जगह पर हमें एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं। अब वो एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो आप देख लो, आगे की बात करते हैं। Here are some exception of Gauss principle. The principle does not hold true for chromium और कॉपर। अगर हम क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं, अच्छा ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसे कई सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो पहले हम केवल हमारी फर्स्ट जो 3D सीरीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पे एलिमेंट्स क्या हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉनिक इसका 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर, ये दो क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। बाकी सारे तो सिंपल है, बाकी सारों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पर हमने लिखी वही सोजा सोजा पढ़ के सोजा वाले मेथड से सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेकिन जब हम क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। किस लिए चेंज होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले चेंज क्या होती है, फिर क्यों चेंज होती है, फिर ये देखेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या होती है, अगर हम एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सोजा सोजा पढ़ के सोजा पढ़ के सोजा दोबारा पढ़ के सोजा, तो डी तक यहाँ पर आ रहा है और यहाँ तक ये होनी चाहिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे अगर हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो आप देख लो इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मतलब ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। 6 2 8 2 10, 2 12 और 6 18 प्लस 2 20 और 9 कितना हो गया, 29। टोटल 29 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्डर में फिल किए गए हैं जैसे होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप देखो तो क्या किया गया है, एस से एक इलेक्ट्रॉन हटा करके, एस से एक इलेक्ट्रॉन हटा करके डी में डाल दिया गया है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक, और डी में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो एस से क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है और डी में डाल दिया गया है। वैसे यहाँ पर भी किया गया है, एस से एक इलेक्ट्रॉन हटा के डी में डाल दिया। पहले क्या हुआ था, अब आप ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे क्या था, 3d4 था, अब क्या हो चुका है, 3d5 हो चुका है। तो 3d5 का मतलब क्या है, देखो डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5, ये बड़ा है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। क्या है, लिख लेंगे इसको, हाफ फिल्ड। और यहाँ पर कैसा था, ये यहाँ पर ना तो ये हाफ फिल्ड था ना तो फुली फिल्ड, ठीक है, ऐसे क्या था, फिल्ड था, पार्शियली फिल्ड कह सकते हैं। तो पार्शियली फिल्ड और फुली हाफ फिल्ड की अगर हम बात करें तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड से। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एस से कहाँ चला गया, डी में चला जाता है एक्साइटेड होकर। क्लियर है, किस वजह से, क्योंकि 3d क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है कि 4s और 3d, डी में कितने आ गए, पहले कितने थे 9, अब कितने आ गए 10, यानी कि 10 का मतलब है फुली फिल्ड। फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे, पार्शियली फिल्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव सिमेट्री अमंग द ऑर्बिटल्स, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके रीजन है, ठीक है, कि क्यों हमने ये किया था। मेन रीजन तो यही है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड। ठीक है, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।